दोस्तों अगर आपके साथ कुछ भी कैसे भी आपको स्लो मोशन में दिखने लगे या आपका समय स्लो मोशन में चलने लगे तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आप क्या करना चाहोगे और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाना। दोस्तों इस फिल्म का नाम है स्लो वीडियो और ये 2014 में रिलीज हुई थी। इसके IMDb पे रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक CCTV कैमरे की लैब में, जहाँ पे दो लड़कियां एक दूसरे के साथ बात कर रही होती है। दरअसल वो एक लड़के के बारे में बात करती है जो लड़का बंद कमरे में धूप का काला चश्मा पहना हुआ बैठा दिखाई देता है। तब उस समय अचानक से एक चोर CCTV के कैद में आ जाते हैं और दोनों लड़कियां उस चोरों के बारे में अपने बॉस को बता देती है। इसके बाद वो बॉस तुरंत पुलिस को बताकर उनके पीछे जाने के लिए कहता है। अब यहाँ पे सारे लोग उन चोरों को ट्रैक करते हुए उन पर नजर रख रहे होते हैं, लेकिन वो चोर इन लोगों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं और देखते ही देखते वो चोर वहाँ से गायब हो जाते हैं। जब ऑफिस के सारे स्टाफ को उन चोरों के बारे में पता नहीं चलता तो सारे लोग वहाँ पे निराश हो जाते हैं। तब वहाँ पर वो चश्मा पहना हुआ लड़का वो उन लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाता है जहाँ से चोर भागकर कहीं जाकर छुपे होते हैं और दोस्तों इसी वीडियो क्लिप की वजह से पुलिस उन चोरों को जाकर पकड़ लेती है। अब दोस्तों योजन के बारे में अगर बताए तो उसके आंखों की कुछ प्रॉब्लम होती है। उसे जो भी कुछ दिखता है वो सब का सब स्लो मोशन में दिखाई देता है और इसी स्लो मोशन की बीमारी की वजह से वो उन चोरों को चुपके से भागते हुए उस स्लो मोशन में देख लेता है। अब आगे हमें बताया जाता है कि योजंग जब 5वीं कक्षा में था तब वो अपनी दोस्त के साथ रनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और उसी वक्त से उसे स्लो मोशन में दिखाई देना शुरू हो जाता है। और जब ये बात उसके पेरेंट्स को पता चलती है तब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर अतरंगी चालों से उसके आंखों को चेक कर रहा होता है और उसके बाद जब उसे पता चलता है कि उसके आंखों में एक भयंकर बीमारी हुई है और इस बीमारी का नाम डायनेमल विजुअल एक्यूटी है और इसी वजह से वो सारी दुनिया को इतनी स्लो मोशन में देख सकता है कि वो हर एक सेकंड में जो भी हुआ है उसे पता चल जाता है। और यही बात उनके पेरेंट्स को समझाने के लिए डॉक्टर एक बॉल उठाकर उसकी तरफ जोर से फेंक देता है, लेकिन यो उसे आराम से पकड़ लेता है और इस सीन देखकर उसके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर उसे सजेस्ट करता है कि हर समय उसे काला चश्मा पहनना चाहिए ताकि उसके आंखों को आराम मिल पाए। जब जैन वू की प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाता है तब उसके पेरेंट्स दूसरे देश में पैसा कमाने के लिए चले जाते हैं ताकि वो बहुत सारा पैसा कमाकर उसकी आंखों का ऑपरेशन करके उसकी बीमारी ठीक कर सके। जैन अपनी माँ और उसकी बहन के साथ अकेला रहता है। वो कहने लगता है कि उसके लिए ये बीमारी एक श्राप और एक वरदान है, क्योंकि वो हर एक लड़कियों की स्लो मोशन में स्कर्ट उड़ते हुए देख रहा होता है, इसलिए उसे बहुत ज्यादा मजा आ जाता है। लेकिन एक तरफ स्कूल में दिन भर उसे काला चश्मा पहनते हुए देखते हैं, इसलिए उसे बहुत ज्यादा चिढ़ा रहे होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है सुमी उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, इसलिए धीरे धीरे वो उसे पसंद भी करने लगता है। लेकिन इनकी दोस्ती ज्यादातर टिकती नहीं है, क्योंकि उसके कारण सुमी को भी सारे दोस्त उसकी वजह से चिढ़ाकर परेशान कर रहे होते हैं और इसी वजह से सुमी जैंग का साथ छोड़ देती है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि जैंग का कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो हर वक्त टीवी देखने का प्रयास कर रहा होता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी आंखें पूरी तरीके से खराब हो जाए। यहाँ पे टीवी देखते देखते तो सुपर हीरो वाले मूवीज देखने लगता है, इसलिए वो उनके सारे कारनामे सारे तौर तरीके सीख लेता है। लेकिन ये तौर तरीके सीखने के लिए वो प्रैक्टिस नहीं करता, ना ही कभी बाहर जाता है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि उसके पिताजी पैसे कमाने के लिए बाहर देश गए होते हैं और पैसे बचाने के लिए उनसे मिलने के लिए भी नहीं आते। ऐसे देखते देखते 10-12 साल निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें पता चलता है कि काम करते हुए उसके पिता की मौत हो जाती है और उनके लाइफ के प्लानिंग का सारा तहस तहस हो जाता है। उसके पिता के मरने के बाद वो अकेला ही उसके घर में एक मर्द बचा रहता है, इसलिए जैंग को उस डॉक्टर की याद आती है और उस डॉक्टर को मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ पे डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर उसे बहुत अच्छी सी सलाह दे देते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपनी फैमिली में इकलौते मर्द हो तो तुम्हें बाहर जाकर कुछ काम करना होगा और पैसे कमाने होंगे। इसलिए जैंग को एक नौकरी लग जाती है जहाँ पे CCTV कैमरे की वीडियो की लैब होती है। उसी ऑफिस में उसे एक नौकरी मिल जाती है। अब आगे हमें प्रेजेंट डे में दिखाया जाता है जहाँ पे जॉब कर रहा होता है। वहाँ पे वो अकेले ही अपने आप में बातें करने लगता है। वो कह रहा होता है कि मुझे टीवी पर लोगों को देखने की आदत सी पड़ गई है, क्योंकि वो कहता है कि बचपन में जब भी वो फिल्म देखता था उन सारे एक्टर्स को इमेजिन करके इस टीवी में देख रहा होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो एक्टर्स सुपर हीरोज होते हैं और ये सारे रियल लाइफ हीरोज होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि उसके साथ काम करने वाला एक बियांगसू नाम का लड़का वो अपने बॉस के साथ बात कर रहा होता है। वो कहता है कि जैंग बहुत चुपचाप रहता है और किसी से बातें नहीं करता, वो एकदम शांत लड़का है और वो अपने बॉस को बताता है कि वो जैंग का ख्याल रखेगा, क्योंकि जैंग बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। अगले दिन के जैंग के बाजू में ही बैठने लगता है और वो उसके साथ बातें करना शुरू कर देता है। लेकिन वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जैंग वो जो भी कुछ पूछता है वो अपनी मुंडी हिला हिलाकर उसे जवाब देने लगता है। वो अपने मुंह से कभी भी एक शब्द भी नहीं निकलता। वहाँ पे वो मॉनिटर में देख देख कर जो लोग यहाँ से वहाँ चलकर जा रहे होते हैं
है, उनके स्टेप काउंट कर रहा होता है, कितना समय लगता है यही वो गिनकर कैलकुलेट कर रहा होता है। लेकिन इसके बारे में वो उसे कुछ भी नहीं पूछता। लेकिन जैंग के साथ घुल मिल जाने के लिए उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करने लगता है। जब उसने गर्लफ्रेंड का नाम लिया तब जैंग को सुमी की याद आने लगती है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि अगले ही दिन वो अपनी साइकिल लेके सुमी को मिलने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पे हमें सुमी को दिखाई दिया है। सुमी अब बड़ी होकर बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, लेकिन उसे पैसों की प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि जितने भी लोगों ने उसे फाइनेंस उसे लोन दिया होता है वो लोग उसे धमकाने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा घर बेचकर हम हमारा पैसा वसूल कर लेंगे। जैंग उसे दूर से देखने लगता है और उसके पास जाकर भी उसे देखता है, लेकिन कभी उसे बात करने की हिम्मत नहीं होती। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि हर दिन जैंग सुमी को सीसीटीवी कैमरे में मॉनिटर में देख रहा होता है। अब वो सुमी की हर हरकत पे ध्यान देने लगता है। अब सुमी के हर दिन की रूटीन को ध्यान में रखते हुए उसे फॉलो करने लगता है। जैसे सुमी किसी शॉप में सोडा पीने लगती है, वैसे जैंग भी उस शॉप में जाकर सोडा पीना शुरू कर देता है। अगले दिन जैंग सुमी को नोटिस करता है। सुमी उस रास्ते में पड़े हुए सोफे को देखने लगती है। तब अगले ही दिन जैंग उस सोफे को लेकर उस शॉप के सामने रख देता है ताकि सुमी वहाँ पर बैठकर सोडा पी सके। और अगले दिन ऐसे ही हो जाता है। रात में जब सुमी उस सोफे को देखती है तब उस सोफे पे कुछ देर बैठकर वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन सुमी घर जाते समय बस स्टॉप पे रुकी होती है। वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है, इसलिए वो वहीं पे फंस जाती है। और यही नजारा जैंग अपने मॉनिटर में उसे देख रहा होता है, इसलिए जैंग अपने दोस्त को लेकर उसे हेल्प करने के लिए उसके बाइक पे चला जाता है। अब वो फिल्मों में देख देख कर ऐसे ही सीखा होता है, इसलिए वो अपनी छाता खोलकर सुमी के पास जाकर रुक जाता है ताकि वो बारिश से बच सके। लेकिन थोड़ी देर में सुमी उसे गालियां देकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद जैंग और उसका दोस्त उसके डॉक्टर के पास चले जाते हैं और जैंग डॉक्टर को कहता है कि मुझे सुमी को इम्प्रेस करना है, इसलिए कुछ तो तरीका बताओ। और फिर डॉक्टर उसे बताता है कि वो सुमी को फूल दे दे ताकि वो इम्प्रेस हो सके। आगे हमें दिखाया जाता है कि सुमी को एक म्यूजिकल एल्बम में ऑडिशन देने के लिए जाना होता है, लेकिन उसे बहुत देर हो जाती है। सुमी म्यूजिक डायरेक्टर को कॉल करके उसे बताने लगती है और उसे माफी मांगती है कि उसे बहुत देर होने वाली है, इसलिए म्यूजिक डायरेक्टर उसे फोन पर ही गाने के लिए कहते हैं। अब जबकि सुमी पब्लिक प्लेस में एक रास्ते पे खड़ी थी और वहीं पे रुक के गाना गाना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। तब जैंग भी वहीं पे खड़ा रहता है और उसका गाना खत्म होने के बाद उसके हाथ में फूल दे देता है। लेकिन सुमी को ये चीजें पसंद नहीं आती। वो कहती है कि फूलों की जगह पर अगर तुम मुझे जहर भी लाके देते तो मैं ज्यादा पसंद करती। और फूल उसे वापस देकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वहीं पे जैंग उसे पुराने नाम से, उसके बचपन के नाम से उसे पुकारता है और उसे अपने बचपन के बारे में सारी बातें बताने लगता है। लेकिन सुमी उसकी बातों को इनकार करती है। वो कहती है कि मेरा नाम बोंग सुई नहीं, मेरा नाम सुमी है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जैंग आज तक उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो लड़की नहीं थी, वो गलत लड़की का पीछा कर रहा था। लेकिन अब वो भुलाकर भी उसे भुला नहीं पा रहा था, क्योंकि वो अब धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा था। आगे हमें दिखाया जाता है कि सुमी और जैंग एक ही रास्ते से आ जा रहे होते हैं। जब वहाँ पे सुमी जैंग को देखती है तब वो उसका फायदा उठाने लगती है। वो उसे कहती है कि अपने शॉपिंग किए हुए बैग उनको उठाने के लिए उसकी मदद करे। घर पे आने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तब सुमी उससे पूछने लगती है वांग सुमी को क्यों ढूंढ रहे हो। तब वो उसे बता देता है कि वो बचपन से उसे चाहता है, वो उससे प्यार करता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जैंग अपना काम कर रहा होता है, वो सुमी को देख रहा होता है। वहाँ पे उसे दिखाई देता है कि कोई उसके फोन पे बात कर रहा है। तब उसे पता चलता है कि उसने जो ऑडिशन दिया था उसमें वो सिलेक्ट हो गई है। अब ये बात सुनते ही उसे इतनी खुशी हो जाती है, इतनी खुशी हो जाती है कि वो वहीं पे नाचने लगती है। तो वो छोटे से रेस्टोरेंट्स में जाकर वहाँ पे पार्टी करने लगती है। लेकिन वहाँ पे वो जैंग को देखती है और उसे भी इनवाइट कर लेती है। वहाँ पे ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बातें करते करते सुमी अपनी गानों की लिरिक्स उसे दिखा रही होती है और वो वहाँ पे प्रैक्टिस करने लग जाती है। लेकिन बातों ही बातों में जैंग उसे अपने टैलेंट के बारे में बता देता है। तब वहाँ पे सारे लोग एक साइड आ जाते हैं और सुमी चम्मच को उठाकर उसकी तरफ जोर से फेंकने लगती है और वो आसानी से इजी तरीके से उसे पकड़ लेता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जैंग सुमी के घर के पास जा रहा होता है, लेकिन जाते जाते वो हर एक कदम को गिन रहा होता है, क्योंकि आते जाते वो रास्ते को याद कर सके। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि सुमी अपने काम से वापस आ रही होती है। वहाँ पे उसे जैंग दिखाई देता है और सुमी उसके पास जाकर उससे बातें करने लगती है। बातें करते करते वहाँ पे जैंग उसे बता देता है कि वो एक सीसीटीवी कैमरे के लैब में काम करता है और वो कहता है कि वो सारा दिन लोगों को देखता रहता है। आगे जाके सुमी और जैंग उसी शॉप के सामने जाकर बैठते हैं जहाँ पे उसने सोफा लाके रखा होता है। वहाँ पर सुमी उसे बताती है कि उस कैफे के अंदर जो ओनर है, उस ओनर को वो बहुत ज्यादा पसंद करती है और वो कहती है कि उसके पास बहुत अच्छी कार है और इस वजह से जैंग
को उस ओनर से बहुत जलन होने लगती है। जब वो ओनर उसके लिए कॉफी लेके आता है तो उसे बहुत देर से घूर ही रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जैंग ऑफिस में काम कर रहा होता है और वहाँ पे वो अपने दोस्त से कहता है कि उसे कार में घुमाने का सोच रहा होता है। इसलिए वो अपने ऑफिस में सारे लोगों से पूछता है कि किसी के पास कार है तो एक दिन के लिए वो उसे भाड़े पे दे दे ताकि वो सुमी को कार में घुमा सके। लेकिन दोस्तों जब नसीबो गांडू तो क्या करेगा पांडु, उस ऑफिस में किसी के पास भी कार नहीं होती। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सुमी बहुत खुश होती है और वो अपने घर पे जा रही होती है तो रास्ते में उसे कर्ज देने वाले इंसान मिल जाता है। वो इंसान उसे चिल्लाता है, उसे धमकाने लगता है। अगर उसका कर्ज टाइम पे नहीं मिला तो वो कहता है कि तुम बहुत तकलीफ में पड़ जाओगी। अब जबकि जैंग कैमरे में देख रहा होता है इसलिए वो अपने दोस्त के साथ जल्दी से सुमी के पास आ जाता है और उसे बचा लेता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सुमी उस कैमरे के सामने रुककर उसे जोर से चिल्लाकर उसे थैंक यू कहने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि सीसीटीवी कैमरे के सामने उस मॉनिटर के सामने जैंग बैठकर मुझे देख रहा होगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि जैंग और सुमी एक पार्क में घूम रहे होते हैं। वहाँ पे दोनों बहुत देर तक बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पे जैंग उसे पूछता है कि अगर तुम्हें कार मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगी। सुमी कहती है कि उस कार में बैठकर मैं समुद्र किनारे जाऊंगी। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि जैंग हर एक से कार मांगने लगता है लेकिन उसे कार नहीं मिलती। इसलिए वो हर दिन एक लोकल बस में बैठता है ताकि वो उस बस ड्राइवर से दोस्ती कर सके। अब उस बस ड्राइवर के साथ दोस्ती करने के लिए वो उसे कैमरे में हर दिन रात को देख रहा होता है। वहाँ पर वो बस ड्राइवर अकेले में ही बेसबॉल खेल रहा होता है। इसलिए जैंग शाम को उसके साथ जाकर खेलने लगता है और खेलते खेलते वो अपने दिल की बात उसे बता देता है और इसके बाद वो बस ड्राइवर उसकी बातों को मान जाता है। अब अगले दिन ही वो बस ड्राइवर और जैंग सुमी को उस बस में बिठा देते हैं और उसे बिना बताए ही ये दोनों उसे समुद्र किनारे ले जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे जैंग उसे इम्प्रेस करने के लिए जो कुछ भी कर रहा होता है इसे देखकर सुमी भी उसे पसंद करने लग जाती है। अब आगे जाकर कुछ पुलिस उस बस को रोक देती है और वहाँ के बॉर्डर वाली पुलिस उस बस ड्राइवर को आगे जाने के लिए मना कर देती है। लेकिन सुमी को गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस से लड़ने लग जाती है। तब वहाँ पे जैंग और उसका दोस्त उसे मनाने लगते हैं और इस वजह से उनको समुद्र किनारे जाने का ख्वाब ही रह जाता है और इसके बाद उनको घर जाना पड़ता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सीसीटीवी लैब में वहाँ का बॉस उनको बता रहा होता है कि शहर में बहुत सारी औरतों को किडनैप करने के केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए आप सबको बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। वहाँ पे जैंग फिर से मॉनिटर में सुमी को देख रहा होता है लेकिन अचानक से सुमी वहाँ से गायब हो जाती है। इसलिए जैंग वहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाता है और जैंग वहाँ से दौड़कर सुमी के पास चला जाता है। लेकिन वहाँ पे सुमी उसे नहीं मिलती और अचानक से उसके सामने आ जाती है क्योंकि सुमी ने उसके साथ मजाक किया होता है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि जैंग उसे बचाने के लिए आता है या नहीं और इसी वजह से सुमी उस पर इम्प्रेस हो जाती है। अब सुमी जैंग के पास चली जाती है और उसका चश्मा निकालकर उसे किस करने लगती है और इस बात पे जैंग बहुत ही खुश हो जाता है। अब आगे जैंग सुमी को घर पे छोड़ने के लिए चला जाता है। जब सुमी घर पे आ जाती है तब वहाँ पे बहुत सारे कर्जदार आए होते हैं। वो सारे लोग उसके घर के अंदर चले जाते हैं और उसके घर के सारा सामान को तहस नहस कर देते हैं और इसी शोर को सुनकर जैंग उसके घर के पास आ जाता है। लेकिन जबकि उसे आंखों का प्रॉब्लम है तो उसके आंखें बहुत ज्यादा धुंधला जाती है तो उसे साफ तरीके से दिखाई नहीं देता, इसलिए वो वहाँ पे गिर जाता है। इसके बाद सुमी उसे उठाती है और ये दोनों एक सोफे पे बैठकर बातें करने लगते हैं। अब यहाँ पे सुमी सारे सामानों को संभाल कर उठा रही होती है। तब वहाँ पे जैंग को एक ड्राइंग बुक मिल जाती है जो कि उसने अपने स्कूल के टाइम सुमी के लिए बनाए होते हैं। तब जैंग को पता चल जाता है कि ये उसकी बचपन वाली बेस्ट फ्रेंड है। वहाँ पे सुमी उसे बताने लगती है कि वो चाहती है कि तुम मुझे बचपन वाले बातों की वजह से पहचान ना लो, इसलिए सुमी ने उसे झूठ बोला होता है। जबकि जैंग वहाँ पे ज्यादा बात नहीं करता, उसकी बातों को सुनकर वो खामोश हो जाता है, वहाँ पे चुप बैठा हुआ होता है और यहाँ पे सुमी उसके ड्राइंग को देखकर उसके बचपन की यादें ताजा कर रही होती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जैंग अपने डॉक्टर के पास वापस चला जाता है और वो डॉक्टर से कहता है कि मेरी आंखें और भी ज्यादा धुंधली हो चुकी है, मुझे और धुंधला दिखाई दे रहा है। डॉक्टर उसे बता देता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है और इसी वजह से तुम्हारी आंखें बहुत जल्दी खराब हो जाएगी और तुम अंधे भी हो सकते हो। अब जबकि जैंग को पता चला है कि वो आगे जाकर अंधा होने वाला है, इसलिए वो जहाँ पर भी जाता है तो वो पैदल ही जाता है ताकि वो हर एक स्टेप को काउंट करके वो याद कर सके, क्योंकि वो अंधा होने के बाद उसे आने जाने में तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जैंग वो अपनी आंखों से बहुत ज्यादा परेशान था और दूसरी तरफ सुमी को दिखाया जाता है कि वो अपने कर्जदारों का कर्जा चुकाने के लिए वो अपना घर बेच देती है और सारा कर्ज चुका देती है, लेकिन उसे रहने के लिए अपना कोई घर नहीं होता। तब अगले दिन जैंग को सुमी अपने सामानों के साथ एक दुकान वाले से बात करते हुए देख लेता है। तब वहाँ पे जैंग के बाजू वाली काम करने वाली एक लेडी उसे मॉनिटर में दिखाई देता है कि वहाँ से औरतों को किडनैप करने वाली कार वहाँ पे वो देख लेती है। उस कार के नंबर निकाल कर वो अपने बॉस को दे देती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो भागे हुए किडनैपर की कार वो वही कार होती है। तब उनका बॉस वहीं पर पुलिस को कॉल करके उनको बता देता है, लेकिन जैसे ही पुलिस वहाँ पे जाती है तब वहाँ से वो कार फिर से गायब हो जाती है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है
कि जैंग को पूरे दिन से सुमी दिखाई नहीं देती, इसलिए उसे उसके बारे में बहुत चिंता होने लगती है और तुरंत ही वो उसकी साइकिल लेकर उसे बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब ये साइकिलिंग करते हुए रास्ते में उसकी आंखें बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तब आगे जाकर वो एक कार से टकरा जाता है और वहाँ पे गिर जाता है। इधर जैंग का दोस्त बियांग सू उसको देखकर उसके हेल्प करने के लिए वहाँ पे चला जाता है। इधर सुमी के पास एक अनजान आदमी खड़ा रहता है और वो धीरे धीरे उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। अब जैसे वो चलते चलते दूसरी तरफ मुड़ रहा होता है, तब वहीं पे जैंग दौड़ते हुए उसके पास आने लगता है और इसी बीच वो किडनैपर वहाँ से भाग जाता है और जैंग भी वहाँ पे बस से टकराते टकराते बच जाता है क्योंकि सुमी उसे बचा लेती है। उसी वक्त पुलिस भी वहाँ पे आ जाती है और सुमी से बात करने के लिए उसे वहाँ से लेकर जाते हैं, लेकिन उस रास्ते में जैंग अकेला ही रहता है। तब थोड़ी देर में उसका दोस्त वहाँ पे आ जाता है। उसका दोस्त जैंग के हाथों में हाथ रख देता है, लेकिन जैंग को वहाँ पे प्रॉपर रियलाइज होने लगता है कि अब वो अंधा हो चुका है, इसलिए वहाँ पे वो रोने लगता है। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ दिन बीतने के बाद सुमी अपनी लाइफ में आगे निकल जाती है, लेकिन जैंग को वो कभी भी कांटेक्ट नहीं करती। लेकिन जब भी सुमी को जैंग की याद आती है, तब वो सीसीटीवी कैमरे के पास जाकर वहाँ पे उसे इशारे करने लगती है। लेकिन एक दिन वो उसे ढूंढी लेती है और वो अपने फेवरेट कॉफी शॉप में जाकर वहाँ पर उसके पास जाकर उसे हाय करने लगती है। लेकिन जैंग वहाँ पे उसकी छड़ी निकाल कर वो दूसरी तरफ जा रहा होता है, तब वो उसे देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। अब सुमी जैंग के पीछे चलते चलते उसका पीछा करने लगती है और आखिरकार वो एक जगह पे जाकर रुक जाती है जहाँ पर एक आर्ट गैलरी होती है। जब सुमी उसके अंदर चली जाती है, तब उसे दिखाई देती है कि जैंग के हाथों से जो भी पेंटिंग बनी हुई है वो उस दीवार पे लटकाई होती है और वो सारी पेंटिंग जैंग के हाथों से बनाई हुई सुमी की होती है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि जैंग अकेले में ही बात कर रहा होता है। वो कहता है कि अब मेरी आंखें तो पूरी की पूरी खराब हो चुकी है, लेकिन वो सुमी को अब तक नहीं भूल पाया। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सुमी जैंग का पीछा करते हुए उसके पास आ जाती है, लेकिन अचानक से जैंग उसे बोलता है कि इस बार वो कहाँ पे जाना चाहती है। तब सुमी को पता चलता है कि वो उसे महसूस कर सकता है। तब यहाँ पे सुमी बहुत खुश हो जाती है और वो जाके उसके गले मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।